कि यहाँ अखिल भारतीय मेहनत समाज के चुनाव हो रहे हैं, जो बाहर के यहाँ लोग बता रहे हैं। बोलो श्री परशुराम भगवान की। 213 गांव, लगभग 213 गांव में आप जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिलने का अनुभव ले रहे हैं। और इतनी मेहनत के बाद भी अगर आपकी तालियां मिलती है तो इनकी सारी थकावट दूर हो जाती है। इसीलिए मेरा एक बार पुनः करबद्ध निवेदन है कि आप 2000 तालियों से उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए भैया। इसी क्रम में मैं श्रीमान मोहन जी कदराव से एकलिंग नाथ की, बोलिए चार भुजा नाथ की। समाज के सभी प्रबुद्धजन को मेरा दंडवत प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार। सब 40 दिन हो गए साहब इस चुनावी माहौल को, और 40 दिन पहले मैं भी यही समझता था कि साहब चुनाव है, चुनाव लड़ना है। पर इस 40 दिन की यात्रा में जो मैंने देखा है, मैं समझा है, आज उसी अनुभव पे बात करेंगे। न कि अपन जो दूसरा परिप्रेक्ष्य चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का, कौन सही कौन गलत, किसने क्या किया किसने नहीं किया, उस पर बात ही नहीं करेंगे। क्योंकि जो 40 दिन की यात्रा के जो मेरे अनुभव हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है उसने मुझे बहुत गंभीर किया है मेरी विचारधारा को लेके, और कहीं ना कहीं मुझे जो दृढ़ संकल्पित किया है कि कहीं ना कहीं जो है अब जो स्वयं की चुनौतियां हैं उस पर खरा उतरने की समाज के लिए। तो निश्चित रूप से आज जो है अपन बात करेंगे जो मेरे 40 दिन के अनुभव है, उन अनुभवों के बारे में। शुरुआत मैं लूंगा 20-25 मिनट आज मेरे अनुभवों के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते साहब कि मैं 40-45 दिन में समझता था कि मेरा ब्राह्मण समाज जो है उदयपुर से लगा के चित्तौड़ के बीच में ही है साहब, 30-40 गांव है अपने, और वही अपना समाज है। तो जब इस परिप्रेक्ष्य में आए तो पता चला कि अपना समाज जो है 355 गांव है साहब जो वोटर लिस्ट में है, और टोटल गांव 340 के आसपास है। दूसरा 40 देशों में अपने समाज के लोग रहते हैं साहब। तो कितना विराट स्वरूप है अपने समाज का, ये 40 दिन में समझा है मैंने। साथ ही कहीं ना कहीं जो है समाज से स्नेह मिला, कहीं ना कहीं जो है कहीं छोटे छोटे गाँव की कुछ पीड़ा भी थी, कहीं ना कहीं जैसी चीजें थी जो दर्शाती थी नेतृत्व की कमी है। और अपन बात करते हैं साहब के 40 दिन में मुख्य रूप से जो समझा है और जो अंदर तक महसूस हुआ है वो ये हुआ है कि साहब मेरा ब्राह्मण समाज जो है बुद्धिजीवियों का समाज है, कहीं ना कहीं वो सभी समाजों को नेतृत्व करने वाला समाज है। तो उस समाज को शायद अध्यक्ष की जरूरत नहीं है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अभी समाज को जो जरूरत है वो है शिक्षा में नए आयाम स्थापित करने की, अपने संस्कारों को पुनः स्थापना करने की, और कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करने की, और समाज की जो वित्तीय प्रणाली है उसको कहीं कहीं और सशक्त करने की जरूरत है, ताकि समाज जो है अच्छे से विकास कर पाए हर क्षेत्र में। जैसा सबसे पहले मैं बताता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरे क्या अनुभव रहे 40 दिन में। 233 गाँव में मैं साहब गया हूँ इस 40 दिन में, और 233 गाँव में जो है मैं कम से कम 800 रिटायरमेंट टीचर से मिला हूँ साहब, कहीं ना कहीं। ये काउंटिंग जो है जो पूरी नाम के साथ है, कहीं ना कहीं हमने इसको नोट डाउन किया है। तो 800 रिटायरमेंट टीचर जो है अपने समाज में, तो आप सोचिए साहब कि 40 साल 50 साल की उनकी सर्विस हुई है, तो उससे पहले अपना समाज शिक्षा क्षेत्र में कहाँ रहा हुआ है, और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन कहाँ है। तो अपने को ये सोचना रहेगा कि 40 साल पहले अपन शिक्षा में उच्च स्तर पे थे और अभी कहाँ आ गए। तो ये अपने को जो है इस पे पुनः विचार करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो है शिक्षाविदों के नेतृत्व में अपने समाज को शिक्षा के नई दिशा आयाम देने पड़ेंगे। तब साथ ही सोचते साहब पहले सोचते थे कि साहब हॉस्टल होगा तो शायद समाज जो है शिक्षा में बहुत आगे हो जाएगा। उस टाइम यही था कि साहब उदयपुर में हॉस्टल हो जाए, नीमच में हो जाए, चित्तौड़ में हो जाए, तो कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा जो है अच्छी हो पाएगी।
पर इस 40 दिन में समझा कि साहब खाली हॉस्टल बनाने से शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती है, उस हॉस्टल चलाने के लिए जो दूसरी जो संरचना है उसको भी मजबूत करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो है अपने समाज में अगर इतने शिक्षक के रूप में धरोहर है तो क्यों ना उन्हीं का जो है सहयोग और मार्गदर्शन लेके ही नई पीढ़ी को शिक्षा में आगे किया जाए। तो निश्चित रूप से तीनों जो जोन है उस पर 50-60 टीचर की कमेटी बनी जाएगी और उन्हीं को दायित्व दिया जाएगा कि साहब जो हॉस्टल है 2 साल में जो आपको समाज को समर्पित कर दिया जाएगा बना के, पर आगे जो है इन हॉस्टल से समाज को क्या धरोहर मिलेगी, कैसे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, किस मेरिट में पढ़ेंगे, या प्रतिभावान बच्चे कैसे आप यहाँ तक लाओगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उनके बच्चे कैसे लाओगे। और निश्चित रूप से उनको एक लक्ष्य दिया जाएगा कि आने वाले 10 साल में समाज के सभी शिक्षक मिलकर समाज के साथ एकजुट होकर आने वाले 10 साल में कितने सरकारी अफसर सरकार को देंगे। और निश्चित रूप से उनको एक लक्ष्य दिया जाएगा कि आने वाले 10 साल में समाज को कम से कम 1500 से 2000 सरकारी अफसर सरकार में भेजने की जरूरत है किसी भी तरह से। कहीं ना कहीं जो है सरकार के सभी विभागों में अपने समाज की पकड़ कमजोर होती जा रही है, तो उसको निश्चित रूप से मजबूत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ मैंने देखा कि अपने समाज में 150 से 200 बच्चे जो हैं वो नेशनल खेल रहे हैं, और स्टेट तो सर गिनती में भी नहीं है कितने बच्चे खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको आर्थिक मदद नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक मदद नहीं मिलती है, समाज की मदद नहीं मिलती है, तो बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो साथ ही अपने को एक खेल एकेडमी बनाने की जरूरत है ताकि जो बच्चे हैं अपने खेल को निखार पाए, कहीं ना कहीं जो वो खेल में एक अच्छा प्रदर्शन कर पाए और समाज का नाम जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सुशोभित कर पाए। साथ ही ये निर्धारण भी किया जाए कि जो खेल एकेडमी है उस खेल एकेडमी से निश्चित रूप से पुलिस में, फौज में, आर्मी में, नेवी में, अग्निवीर में कहीं ना कहीं से अपने समाज के बच्चे जाए, क्योंकि अपने समाज की प्रतिभा भी है और वैसा शरीर भी है कि वो फौज में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है उनको एक अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। तो उस खेल एकेडमी से ये निर्धारण किया जाएगा कि आने वाले 5 साल 4 साल में अपन कितने बच्चे जो है फोर्स में भेज पाए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है शक्ति में भी अपनी पकड़ मजबूत होगी। उसके साथ अब देखते हैं कि अपना जो समाज है वो ग्रामीण परिवेश का समाज है, तो कहीं ना कहीं जो है अपनी बहन बेटियां जो है शिक्षा से 12वीं बाद वंचित रह जाती है। निश्चित रूप से उनको मुख्य तरह जोड़ने के लिए भी सोचना पड़ेगा, जिनमें जो शिक्षाविद है और समाज के प्रबुद्ध जन है उनसे विचार लेके उनको भी मुख्य तरह जोड़ने के लिए कुछ न कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए ताकि महिला छात्रावास हो या ऐसी भी व्यवस्था हो जिनसे अपने जो बच्चा है वो आगे तक भी अच्छे से पढ़ पाए ग्रामीण परिवेश की। उसके लिए भी शिक्षा से पूरा जो है मार्गदर्शन लिया जाएगा। उसके साथ बात करते हैं संस्कार की। साथ मैंने इस 40 दिन में देखा है कि मेहनत समाज के जो संस्कार थे और जो आध्यात्मिक जो संरचना थी पहले वो कितनी मजबूत थी। उसके साथ मैं 5 उदाहरण बताऊंगा आपको जो 40 दिन में मैंने देखे हैं। पहला उदाहरण साहब मुझे मिला है ऋषभदेव केसरिया जी में। जैन धर्म के सबसे बड़े जो तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभदेव, वो भगवान विष्णु के अवतार माने गए और उदयपुर दरबार ने 400 साल पहले वो मंदिर बनाया है और उनके मुख्य पुजारी जो है वो मेहनत समाज के साथ। कितने बड़े गौरव की बात है कि मेहनत समाज के मुख्य पुजारी भगवान ऋषभदेव को केसर चढ़ाते हैं, सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपन संस्कारों में उच्च रहे हुए हैं। तब दूसरा उदाहरण जो है वो है उज्जैन के पास नलखेड़ा है, माँ बगलामुखी का स्थान है। पांडवों ने अज्ञातवास में माँ बगलामुखी की स्थापना करी थी। उस मंदिर के मुख्य पुजारी जो है वो मेरा ब्राह्मण समाज के से है और वो कम से कम 300 साल से परंपरा निभा रहे हैं। तो ये भी अपने गौरव की बात है कि एक शक्तिपीठ के पुजारी मेरा ब्राह्मण समाज के। तीसरा उदाहरण से आपको बताता हूँ, उज्जैन और यूपी के बीच में गांव है कायता करके। राजा विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उसमें वारामीर थे, उनकी जो राजधानी थी। वहां के जो 5 गांव है बड़े जागीरदारों के, उनकी मुख्य जजमानी जो है मेरा ब्राह्मण समाज के, और वो जो है उनकी 12वीं या 13वीं पीढ़ी जो मीनार से गई हुई है। साहब देखिए कितने बड़ा कीर्तिमान है कि यूपी और मालवा के मध्य में अपने मीनार समाज के जो ब्राह्मण है वो 5 गांवों की जजमानी कर रहे हैं। तो यहाँ भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपने संस्कार बहुत उच्च रहे हुए उस समय से। उसके बाद अगला उदाहरण बता दो साहब कि मैं होरी हनुमान जी गया हूँ नीमच के पास में। मैंने मेरे जीवन में पहला ऐसा मंदिर देखा है हनुमान जी का कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने उनके भक्त की मूर्ति लगी हुई है साहब। और कहते हैं वहां के लोग कि जो जगन्नाथ जी बाबू जी थे वो हनुमान जी साक्षात बात करते थे और वो पीठ है और उनके मुख्य पुजारी भी मिले ब्राह्मण समाज के। तो कहीं ना कहीं साहब ये भी गौरव का विषय है अपने समाज की जो विभूति जो है स्वयं भगवान से बात करती थी और भगवान के सामने भक्त की मूर्ति लगी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है अपने संस्कारों का और अपने अध्यात्म का। उसके बाद साहब थोड़ा और पास आते हैं तो अपने मेवाड़ के आराध्य प्रभु एकलिंगनाथ।
जब एकलिंगनाथ के पुजारियों के घर में सूतक होती है तो प्रभु एकलिंगनाथ की जो आराधना है वो अपने मेवाड़ समाज के विष्णु जी आवरी माता के वो करते हैं। तो ये भी अपने लिए बहुत गौरव की बात है कि मेवाड़ के प्रथम आराध्य की पूजा भी जो है मेवाड़ ब्राह्मण समाज के पास है। तो मुझे आज ही पता चला कि चिरवा को तो ये अधिकार मिला हुआ है, उसी जागीर में चिरवा मिला हुआ है एकलिंग जी की सेवा के लिए। तो कहीं ना कहीं अपने लिए गौरव का विषय भी है। उसके बाद और बात करते साहब, मैं आज चिरवा में गया हूँ तो जोशी मठ है, बुद्धगिरी जी महाराज जी का आश्रम। तो पूरे भारत में 2 ही जोशी मठ है जूना अखाड़े के, एक जो है बद्रीनाथ में और दूसरा है चिरवा में। कहीं ना कहीं अपने लिए वो भी एक गौरव का विषय है कि दूसरा जोशी मठ की स्थापना अपने मेवाड़ समाज के गांव में है। तो ये भी अपने लिए गौरव की बात है। कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को जो उसी उच्च स्तर पे अभी तक निम्न पे लाए, तो कहीं ना कहीं समाज को जो फिर से गुरुकुल की स्थापना करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं अपने नई पीढ़ी के लिए संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए एक संरचना की जरूरत है। कहीं ना कहीं उस पर भी सोचना पड़ेगा और निश्चित रूप से समाज अगर चाहेगा और अगर समाज मिलकर फैसला लेगा तो अपने समाज का एक गुरुकुल स्थापित करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो चिरवा के बुद्धगिरी जी महाराज के आश्रम में हो जाए या अपने आसपास के कहीं मेवाड़ के इस गांव में हो जाए, ताकि निश्चित रूप से अपन संस्कारों को उच्च कर पाए। साथ ही साथ मैंने देखा है कि मैं उज्जैन रहता हूँ, बनारस रहता हूँ और ये जाना भी रहता है। अगर अपन गुरुकुल की स्थापना नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से अपन कोशिश करेंगे जो अपनी पहले परंपरा थी संस्कारों की उसको पुनः स्थापना करने के लिए अपन जो उज्जैन से बनारस से जितने भी अपने गांव है 200-250 उनके लिए वहां से तीर्थ पुरी बुलाया जाए और प्रत्येक साल गर्मी में वो गांव में आए और अपने बच्चों को सबको सिखाए कि भाई संस्कार में आपको भगवान की पूजा कैसे करनी है, आरती कैसे करनी है, आपको कपूर आरती कैसे करनी है, जल आरती कैसे करनी है, व्रत कैसे का उद्यापन कैसे करना है, आपको ऋचा क्या है, श्लोक क्या है, भागवत जी क्या है, छोटी छोटी जो अपने संस्कार है और यज्ञोपवीत कैसे धारण करनी है, क्यों करनी, शिखा तिलक के बारे में कहीं ना कहीं वो बच्चों को बताएंगे। निश्चित रूप से हम बड़े भी सीखेंगे तो कहीं ना कहीं वो संस्कारों में पुनः मजबूत होंगे। तो कहीं ना कहीं जो अपनी गुरुवी परिस्थिति है उसको पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही बात करें संगठन की संरचना की, ये भी मेरा अनुभव है साहब कि यूपी और अपने मेवाड़ और मालवा गांव के बॉर्डर पे गांव है साहब, 4 घर की बस्ती है। जब हम वहां गए तो उन्होंने बोला कि साहब पहले आप ऐसे प्रत्याशी हो जो हमारे यहाँ वोट मांगने आए। आप सोचिए कि कितनी बड़ी अपने समाज की विडंबना है कि उस गांव को कोई पूछता भी नहीं है और उनको उन्होंने ये भी बोला है साहब हम खाली नाम मात्र के मिनारिया है, ना हमें कोई इस जादव पे बुलाता है, ना हमसे कोई कुछ पूछता है, ना हमें फैसले में इन्वॉल्व किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी व्यथा भी थी। दूसरा साहब एक और है कि नेगड़िया गाँव में 20 घर का एक गाँव है साहब। अभी फोन आया आवरी माता से 30 किलोमीटर दूर है और बोला साहब हमारा 30-35 घर है और हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपन ने संगठन की संरचना को बहुत कमजोर किया है। साथ ही आप देखिए कि साहब 40 देश 255 गांव और वोटर 12,500। कहीं ना कहीं अपनी क्षमताओं पे जो है प्रश्न चिन्ह लगता है कि इतना बड़ा समाज होने के बाद, इतना सक्षम समाज होने के बाद और कहीं ना कहीं एक अच्छी विरासत और एक लेगेसी लिए हुआ समाज है वो 12,500 वोटरों में। तो कहीं ना कहीं संगठन की संरचना को मजबूत करना जरूरी है। उसी परिवेश में अगला इलेक्शन जो है 1,20,000 वोटरों से कराया जाएगा। 1,20,000 वोटर भी कराना क्यों जरूरी है वो भी क्योंकि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप जो है सबसे ज्यादा जो आपको तकलीफ हो रही है सरकारों से हो रही है। कहीं ना कहीं जो है अपने समाज का है कहीं ना कहीं सरकारों से शोषण हो ही रहा है क्योंकि अपन संगठन में नहीं है। और अगली बार अगर जब इलेक्शन 1,20,000 वोटर से होगा, जब ये किसी को पता चलेगा तो निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां भी मेरे समाज के वर्चस्व को मानेगी। इनके पास इतना बड़ा वोट बैंक के कहीं ना कहीं उनको माना जाए। साथ ही आपने देखा होगा साहब के जब इलेक्शन होते हैं तो पंजाब में, हरियाणा में या मारवाड़ में महापंचायतें लगती है, जाट समाज की, राजपूत समाज की, गुर्जर समाज की। 10-15 हजार लोग जो समाज के ना जाजा पे बैठ जाते हैं और वो मंथन करते हैं कि साहब इस चुनावी समय है सरकारों का, तो इस बार सरकारों से क्या मांगा जाए। और वो मंथन करके सरकारों को बताते हैं, सरकारें हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि साहब आपका समाज हमें अगर इस पार्टी को अगर सहयोग करेगा या तो हम आपको जो है शिक्षा में ये देंगे, आपको सुविधाओं में ये देंगे, आपको आरक्षण देंगे। क्योंकि जब एक समाज एक साथ किसी को समर्थन देता है तो निश्चित रूप से सरकारी भी अपेक्षा करती है कि इतना बड़ा जो समाज है हमें समर्थन दे। तो क्या मेवाड़ समाज में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो मेवाड़ में एक महापंचायत लगा सके। और जिस दिन मेवाड़ पंचायत ने मेवाड़ में 10-15 हजार समाज के साथ एक महापंचायत लगा दी तो निश्चित तौर जो है सरकार आपके सामने खड़ी रहेगी। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार से जो आपको तकलीफ आ रही है वो तकलीफ मादरी में भी है, मेवाड़ में भी है और बहुत सारे गाँव में। तो निश्चित रूप से अगर आप संगठन में रहे तो सरकारों को अपने सामने झुकना पड़ेगा और अपनी बात माननी पड़ेगी।
तो संगठन की संरचना को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति में भी यही अपनी कमी रही है कि अपन वर्तमान संगठन को मजबूत नहीं कर पाए। सब ये तो जब आपने देखा है कि जब सरकार के सामने संगठन की संरचना मजबूत करने की कहीं ना कहीं अपनी आंतरिक जो संरचना है गाँव की वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से जब बहुत सारे छोटे गाँव की जो पीड़ा थी, बड़े गाँव की भी थी, और मेरी खुद की निजी पीड़ा भी है साहब, मैं भी बताऊंगा भी सही कि क्या जब हुआ इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या चल रहा है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ साहब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मेरे साथ क्या हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे बोलना नहीं चाहिए था इस पे, क्योंकि मैं आज ये सोच के आया था कि मैं नहीं बोलूंगा, पर मैंने जो अपने गांव की और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है उस पे अवगत कराना जरूरी है। जब मैंने सबके नेतृत्व में फॉर्म भरा और उसके बाद 2 दिन बाद मुझे खबर आती है कि साहब निर्विरोध की प्रक्रिया कर लेते हैं, इसको अपन फॉर्म को नहीं इलेक्शन नहीं करवाते हैं। मैंने बोला निश्चित रूप से सबसे अच्छा है, समाज में हित में होगा, अपन निर्विरोध की प्रक्रिया कर लेंगे। जब ये बात हुई तो मैंने बोला 20 तारीख को जो है फॉर्म उठने का समय है, उस दिन अपन निर्धारण कर लेंगे और उस दिन समाज जो जाजम बोलेगी मैं निश्चित रूप से उसको मान लूंगा। 20 तारीख को जब आदरणीय सोहन जी भाई साहब, बद्रीलाल जी अध्यक्ष साहब भी थे, मुझे यहाँ से बहुत सारे जने थे मेरे साथ में, मेवाड़ से, मालवा से, बाराबंका से, चित्तौड़, प्रतापगढ़, 300 से 400 या 500 भी हो सकते हैं, एक जगह पे बैठे हुए थे और हम ये इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा प्रपोजल आए कि जो इसमें ये समाज का हित हो और निर्विरोध की प्रक्रिया हो। 3 बजे तक ऐसी कोई जो है प्रस्ताव जो हमारे जाजम पे नहीं आया, न किसी बड़ों के पास आया। हाँ, बस यही आया कि बंद कमरों में बुलाते, कुछ बात करते, फिर एक जाता, दूसरा जाता, अंदर आता, बाहर आता, कोई 15-20 लोग जो है कुछ मंथन कर रहे थे कि किससे क्या किया जाए। आखिर 3 बजे जो है, आप देखिए दबाव क्या होता है, समाज पे भी कितना दबाव होता है। 3 बजे आखिरी समय था फॉर्म उठाने का, चुनाव संहिता के हिसाब से 3:15-17 में मेरे को बुलाया जाता है, कमरे के अंदर बोलते हैं कि ये प्रक्रिया है, आपको ये बनाया जाएगा, इनको ये बनाया जाएगा, इनको ये बनाया जाएगा। मैंने बोला ये जो आप बात बोल रहे हो आप जाके बाहर जाजम पे बता दीजिए, क्योंकि निर्धारण वो जाजम ही करेगी, मैं बंद कमरों में नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत प्रेशर किया इस चीज का कि पंच बोल रहे हैं ये करना पड़ेगा। मैंने बोला 15-20 जने जो है ना मेरा समाज के पंच नहीं हो सकते और मेरा समाज नहीं हो सकता। जब ये बात मैंने उनको बोली, तकलीफ भी हुई, उसके बाद जो है वो जाजम पे उसके बाद भी नहीं आए, बस उनको उनके फैसले मनवाने थे कि भाई आपका ये आप ये ले लीजिए, आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, बाकी हम सब देख लेंगे। मैंने उस बात को नहीं मानी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ क्या नहीं वो सब आपके सामने, और निश्चित रूप से मैं यही से कहना चाह रहा हूँ कि मैंने शुरुआत यही से करी है, मैं यही से आशीर्वाद लेके गया हूँ। मेरा एक भी मंच से या जाजम की मर्यादा से, और सभी 233 गांवों में से कम 180 गांव में ठाकुर जी या 200 गांव के ठाकुर जी के यहाँ जो है जाजम लगी है। निश्चित रूप से भगवान की जाजम से, मंदिर के यहाँ से आदमी को झूठ या ऐसी कोई चीज नहीं बोलनी चाहिए जो नहीं होती हो। मैंने अभी तक कोई ऐसा भाषण नहीं दिया है जो उनके विरोध में बोला हो, उनका नाम लेके बोला हो या उनको लक्ष्य उनको टारगेट करके बोला हो, कहीं भी वो चीज नहीं है। फिर भी चीजें ऊपर नीचे हो रही है कि भाई आप उन्होंने बात नहीं मानी, ये नहीं कि अपन उस पर भी नहीं जाएंगे। आप सोचिए कि अगर 15 लोग निर्धारण करेंगे तो समाज किस दिशा में जाएगा, ये आपको भी सोचना है। तो निश्चित रूप से जो है सबसे पहले जो है सभी गांवों को लेके बुजुर्गों की एक जाजम बनाई जाएगी 500 से 600 पंचों को लेके, और अब आगे से वही निर्धारण करेंगे। समाज का हर फैसला 15-20 लोग पंच निर्धारण नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहला रहेगा। हम गाँव जाके सभी गांवों के पंच लेंगे और उसके लिए समाज की एक बड़ी जाजम बनाएंगे। वो 500-600 लोग होंगे, वो वर्तमान कार्यकारी समय के लिए उतनी समय के लिए होंगे, हो सकता है उससे ज्यादा समय के लिए भी हो, और वही निर्धारण करेंगे कि समाज किस दिशा में जाएगा, समाज की कुरीतियां कैसे बंद होनी, क्या शिक्षा होनी चाहिए, क्या समाज पे अंकुश होनी चाहिए, और समाज के लिए अगले लक्ष्य क्या होने चाहिए, ये वो जाजम निर्धारण करेगी सब बुजुर्गों की। और युवा जाजम के नीचे खड़े रहकर समाज के सभी जन उस आदेश की पालना करेंगे। एक विधान एक नियम में सभी समाज चले, ऐसे ही हम कुछ परिकल्पना कर रहे हैं, उसको साकार भी करेंगे। और बुजुर्गों के जो है मार्गदर्शन में, क्योंकि अनुभव उनके पास ही है, और युवाओं की सामर्थ्य के हिसाब से समाज चलाने की परिकल्पना कर रहे हैं। 15-20-25 लोगों की कोई इसी परिकल्पना चाहते भी नहीं है और उसको हम नकारते भी है। साथ ही साथ बात करते हैं कि बात चीजें अभी आपने सुना ही होगा कि सब वर्तमान चीजें सब ऐसे लोग भी है जिन्होंने समाज को 1 रुपया भी नहीं दिया पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये आपने सुना ही होगा, निश्चित रूप से सुना होगा। मैं उस चीज में बताना चाहता हूँ कि जब 2016 अक्टूबर में गणपति मैनेजर ने मुझे आवरी माता बुलाया, उस दिन मैंने ये बोला था कि अगर समाज का हॉस्टल बनता है तो पहली जो नींव की ईंट होगी 5 लाख की, वो सबसे पहले मेरी तरफ से होगी। और उस चीज को आदरणीय भाई साहब है, उन्होंने कवर भी किया है। यस, ये इनके पेपर एड्रेस छपा है और कवर भी किया है।
हाँ, मैंने संदेश में कवर भी किया है और वो न्यूज भाई साहब ने अभी वर्तमान परिषद में अभी डाली भी है ये चीज। तो निश्चित रूप से मैंने बोला था कि मैं हॉस्टल के लिए तैयार हूँ, अगर हॉस्टल बनता, अगर वो मुझे बोलते निश्चित रूप से मैं करता, पर मैं धर्मशाला के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मेरा सहयोग नहीं रहा। मैं इस बात को भी मानता हूँ नहीं रहा है, पर हॉस्टल के लिए हमेशा ही तैयार था और मैं आज भी तैयार हूँ शिक्षा के लिए, और निश्चित रूप से जो मेरे से सामर्थ्य होगा उतना मैं जरूर करूंगा। अब और बात करते साहब कि किसी ने जो है 20 लाख दिए, किसी ने 25 लाख दिए, किसी ने 33 लाख की घोषणाएं कर रखी, ये कर रखी है, क्योंकि सब बातें करना बहुत आसान होता है, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अर्थ के बिना कोई संगठन नहीं चल सकता है, ना कोई समाज चल सकता है, क्योंकि अर्थ ही सबसे मेन चीज है। तो मैं आपको बताता हूँ साहब, मेरा ब्राह्मण समाज जो है संपन्न समाज है। मेरा ब्राह्मण समाज कुबेर के खजाने, सामान्य इंसान भी मेरा समाज का 50 लाख के घर में रह रहा है, तो इतना कमजोर समाज नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपने सामान्य इंसान से सहयोग लेने की पहल ही नहीं की, ये भी एक नेतृत्व की कमी रही है। और आप में से बोल रहा हूँ, कितने लोगों को पता था धर्मशाला का कार्य चल रहा है, उसमें रसीद कटवानी, आप बताइए, आपके पास कोई खबर रही हो तो? मुझे लगता है 10% लोग भी नहीं होंगे, उनको पता होगा धर्मशाला का कार्य चल रहा है और वहां आप लोगों को चंदा भी देना है, सहयोग भी करना है। तो कहीं ना कहीं जो ये सूचना का अभाव भी रहा है, नेतृत्व की कमी से आप लोगों के पास नहीं पहुंचा है। बाकी अपने सामर्थ्य के हिसाब से 150, 200, 500 या 10 लाख भी कोई दे सकता था, तो आपने जो नहीं लिया उसकी भी कोई बात नहीं। पर अगली बार अगर अपन बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो है सबसे पहले अपन बात करें साहब, 97 से अपनी संस्था है मेरा ब्राह्मण समाज जो रजिस्ट्रेशन है, अगर उनका एटीजी में अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता, या अगर अब भी हो जाए, और अगर एटीजी में आप सब समझते हो, पढ़े लिखे टैक्स भरते हो, तो एटीजी में अगर आपका रजिस्ट्रेशन संस्था, अगर उसमें आपने जो डोनेशन दिया है उसकी पूरी टैक्स रिबेट मिलती है। अगर मिनार समाज एक फरमान कर दे कि साहब हमारी संस्था एटीजी में, और सभी टैक्स जो है मिनार समाज का एटीजी में समाज को जाएगा, और सरकार को खाली रसीद मिलेगी। साहब मैं मानता हूं अगर 20% टैक्स भी जमा होता है तो 10 करोड़ रुपए साल के इकट्ठे हो सकते हैं मिनार समाज से, और वो पैसा भी जो है ना सरकार के पास नहीं जाएगा, समाज के कार्य आएगा। तो सब निश्चित रूप से जो है अपनी सहयोग की जो चीजें समाज के लिए सहयोग की और भाव की परंपरा, उसको हम स्वीकार करेंगे, पर निश्चित रूप से जो है हम सरकार को पैसा नहीं देते हुए समाज के विकास में लगाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारों ने अपना बहुत शोषण किया है हर क्षेत्र में। तब जो है एटीजी लेके ही सबसे पहले पैसा इकट्ठा किया जाएगा और सबका सहयोग लिया जाएगा। निश्चित रूप से मुझे पता है कि मेरा समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना टैक्स का पैसा जो है अपने समाज को देगा और उसको आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है विचारधारा का सहयोग करें। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि साहब, परिवार में कभी हार जीत होती नहीं है। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि परिवार हार जीत हो जाएगी या हार जीत, अब मैंने जो पाया है ना, शायद 40 दिन में मैंने जो पाया है वो, मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 40 साल का जो मैं हूँ और मैंने मेरे समाज के इतने बड़े स्वरूप को देखा है, और सब कम से कम 1800 मेरे को पाक बंदी है सब समाज में। आप सोच लीजिए एक कमरा बन गया सब पूरे समाज से, मेरे को इतनी पाक बंदी है। तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैंने विराट स्वरूप को समझ पाया, अतः प्रेम मिला, अतः स्नेह मिला, और आज मैं इस स्थिति में पहुंच पाया हूँ कि मुझे मेरा समाज सुन रहा है। तो मेरे लिए वही मेरी जीत है, और मुझे जीत हार से फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले मेरे भाव जो थे वो इलेक्शन लड़ने के थे, पर अब इस परिपाटी में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरा जितना सामर्थ्य होगा इस फैसले के बाद भी मैं हमेशा समाज के लिए करता रहूंगा। और निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं हमेशा लगा रहूंगा, और मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं जो है शिक्षा ही मुख्य रूप से होती है कि उसी से आदमी भटकता है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि मैं समाज के साथ सभी प्रभुत्व के साथ मिलकर आने वाले 10 साल में अपन सब मिलकर सरकार के अंदर बिठाने के लिए अपन 1000 से 1500 अफसर निकाले, और मैं उसके लिए हमेशा कार्यरत रहूंगा। मेरे से जितना बनेगा मैं जरूर करूंगा। अब मुझे वो अभिलाषा भी नहीं है कि मैं हारूं या जीतूं। इसी के साथ मैं चाहता हूं आप सब मेरी विचारधारा को सहयोग करो, आपके विवेक से कल सुबह आप मत करिए। धन्यवाद साहब।